क्या आपको पता था कि मिल्कीपुर में एक व्यक्ति ने 6 वोट भाजपा को दिया तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही एक काम और किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले को आदेश दिया कि वोटरों को घर से निकलने मत दो, बंदूक तान दो। जवाहरलाल नेहरू ने एक काम और किया कि उन्होंने 18,000 वोटर, जिसमें समाजवादी पार्टी के वोटर थे उत्तर प्रदेश में, उन सब का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय, और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा काम इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने यह किया कि चुनाव जब होगा, जहां जहां होगा, विपक्षी दलों को जो लोग वोट डालते हैं उनके वोटरों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पहचान करके ड्यूटी से हटवाया और इंदिरा गांधी ने उन लोगों को ड्यूटी पर लगवाया जो आरएसएस, बीजेपी उनके चहेते थे। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप। इंदिरा गांधी ने एक और काम किया। इंदिरा गांधी ने यह काम किया कि जब चुनाव चल रहा हो उसी समय बिहार में कहा कि 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डालते रहो। अभी अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने सभी जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है ना भाई। अब तीसरी गलती किसने की? राजीव गांधी ने की होगी। राजीव गांधी ने क्या किया कि चुनाव जब चल रहा हो तो कोई कुछ भी भाषण दे, कोई कुछ भी बोले, पैसा बांटा जाए, कुछ भी बांटा जाए, सब चलता रहे। अरे जोर से बोलो, डाला है ना। ये लालू जी की पार्टी कहती है इसको वापस ले लो। अरे लालू जी, जितना दम खमे करो, एक आना भी, एक भी जीविका दीदी वापस नहीं देगी। क्योंकि अब तक जितनी भी चुनाव आयोग को लेकर शिकायत थी, ये सारी नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हुई थी। और मनमोहन सिंह ने एक काम और कर दिया, ईवीएम से उन्होंने चुनाव करवाया। अब उसके बाद उन्होंने नियम बना दिया कि देश में ईवीएम कभी हटाई ही नहीं जा सकती, और जितना भी ईवीएम गलती होती है वो सब नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह, उसमें वीपी सिंह और तमाम लोग भी, देवगौड़ा भी शामिल होते हैं। अब आप ये सुनकर के सोच रहे होंगे ये सब कैसी बातें हैं। मैं भी यही सोच रहा था गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुनते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण देते हुए सारी गलती कि चुनाव आयोग का कमीशन बनता कैसे है, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक की गलती, चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या धांधली होती है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की गलती, सारी गलती जब कांग्रेस की है तो आपकी कोई गलती तो अब बची नहीं। और चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर घुसपैठियां निकलवा रहा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियां निकलवाने आया है, बंगाल में घुसपैठियां निकलवाने आया, बिहार में नहीं बताएगा कि कितने घुसपैठिया थे। और गृह मंत्री जैसा व्यक्ति संसद में खड़े होकर के कहेगा कि सीमाएं गड़बड़ हैं, इस वजह से घुसपैठिया आ जाता है। 12 साल में कितना बाहर भेजे। आज इस देश में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जितने सवाल थे, विपक्ष के जितने सवाल थे, एक का भी जवाब क्या गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में मिला? जब मैं चाहता हूं कि आप अमित शाह के भाषण के मुरीद हो जाएं, क्या धोया है साहब, वोट चोरी के मुद्दे को तो खत्म कर दिया, सारी गलती कांग्रेस की बता दी। सारी गलती कांग्रेस की हो गई तो आज की चोरी पर कौन बोलेगा? अब आपने एक जगह का उदाहरण दे दिया कि एक व्यक्ति का कई एकड़ का प्लॉट था, इसलिए वहां पर सारे लोग वोटर बढ़ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के बाकी जगहों पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, 3 करोड़ वोटर एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। ये 3 करोड़ कौन लोग हैं? कितने, अच्छा, जितना वोटर आपने बिहार में काटा, क्या उसकी सूची जारी की? कितने मृत थे, कितने डबल वोटर कार्ड के थे और कितने घुसपैठिया थे? क्या उत्तर प्रदेश में आप ये बताने वाले हैं कि 3 करोड़ लोग मर गए थे, ये 3 करोड़ लोग डबल वोटर थे, ये 3 करोड़ लोग घुसपैठिया हैं? उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों का वोट काटा जाएगा, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा जीत करके देश में गृह मंत्री बना व्यक्ति ये कहेगा कि एसआईआर जरूरी है। तो क्योंकि घुसपैठिए जो थे वो विपक्ष को वोट देते थे,
तो तुमने क्यों उसका वोट लिया, ये सवाल देश को जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अमित शाह के भाषण के विश्लेषण हो, उससे पहले जरा अब तक समाजवादी पार्टी ने 2-3 जो बड़े आरोप लगाए हैं, 18,000 एफिडेविट वाला, उसके बाद एसआईआर के आड़ में जो हो रहा है वो, और उसके बाद ऐप से लेकर के कई सवाल उन्होंने किए, उन सवालों का अखिलेश यादव का एक एक करके सैंपल देखिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि क्या कल के 1.5 घंटे के भाषण में नथुना फुलाकर सीना पीट करके अमित शाह ने जो डराने की कोशिश पूरे देश को की कि सारी गलती कांग्रेस की, तो ये गलती किसने की, इसका जवाब अमित शाह को देना होगा। मैं 3 बाई इलेक्शन का उदाहरण देना चाहता हूं आपसे अध्यक्ष महोदय। नहीं, बाई इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं, मैं नहीं, जब तक आप अध्यक्ष महोदय चीज जानोगे नहीं, अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो अब मैं रिफॉर्म क्या मांग करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक मैं घटना नहीं बताऊंगा, मैं पहला बाई इलेक्शन बताना चाहता हूं। ओके, मान्य, आपका नंबर आएगा। अगर आप रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको घटनाएं क्या हुई वो बात तो करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अमित शाह को केवल इतना ही जवाब नहीं देना है जो अखिलेश यादव ने अभी पूछा। अखिलेश यादव ने तो अपने अपने ढंग से बोला। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के 18,000 जो शिकायतें थे उनमें से कितने का जवाब दिया? चुनाव आयोग ने क्या बताया कि ये 6 वोट कौन डाल रहा था? ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, यही आदमी बोल रहा था कि 6 वोट डाल के आया हूं बीजेपी को। इस वीडियो में आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया जब वो कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू सपने में आए थे और मुझसे कहे थे कि मैं 6 वोट डालने जाऊं। बाकी लोकतंत्र में सब अच्छा है जी। अब जरा ये फोटो अपनी स्क्रीन पर देखिए। बंदूक ताने हुए पुलिस वाला वोटर के सामने बंदूक ताने, क्योंकि इंदिरा गांधी इसके सपने में आकर के बोली थी ये मुसलमान औरतों को वोट डालने मत देना। अब अपनी स्क्रीन पर ये जो लाठी चार्ज हो रहा है वोटिंग के समय, मिल्कीपुर से लेकर के कुंदरकी से लेकर के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो रहा है। ये सारा लाठी चार्ज कुछ गांधी करवा रहे हैं, कुछ नेहरू करवा रहे हैं, कुछ पटेल करवा रहे हैं, और बाकी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी करवा रहे हैं। इसमें अमित शाह का कोई रोल नहीं, इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं, इसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि अमित शाह के भाषण यही इशारा कर रहे हैं। अमित शाह के भाषणों में कहीं भी एक जवाब आपको संतुलित नहीं मिलेगा। आप जिन जवाबों से खुश हैं कि भाई अब तक जो नियम थे नेहरू ने गलत बनाए थे, इंदिरा गांधी ने गलत किया, राजीव गांधी ने गलत किया, आप क्या कर रहे हो इसका जवाब ही आपने नहीं दिया। आपने कहा कि पहले तो चुनाव आयोग में कौन चुनाव आयुक्त बनेगा केवल प्रधानमंत्री तय करते थे, अब तो हमने तय कर दिया। अच्छा, जो अंतरिम फैसला था वो गलत था, इसका जवाब क्यों नहीं देते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कर रहा था, उसको निकाला क्यों? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, एक प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसका होता? अब यह सोचने वाली बात है कि क्या इस देश के चुनाव को लेकर के जो बहसें हैं वो इसी स्तर की होंगी, और इसी स्तर की बहसों से क्या देश में एसआईआर, चुनाव सुधार, इन सारी चीजों पर फैसले कर लिए जाएंगे? क्या इस देश के चुनाव में जितने भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के जो सवाल है, अखिलेश यादव के भाषण, तमाम नेताओं के भाषण, और अभी मैं सुनवाने जा रहा हूं संसद में, राज्यसभा में आज संजय सिंह ने जो भाषण दिया, जैसे ही ईवीएम पर सवाल आता है ये सारे लोग क्यों बौखला जाते हैं? अब ये कह रहे हैं ईवीएम कांग्रेस लाई, ईवीएम से आप राज्य जीत जाते हो, कुछ कुछ तो जिताओगे साहब। अगर सारा चुनाव खुद ही जीत जाओगे तब तो जनता सड़क पर आ जाती, इसलिए कुछ चुनाव आप विपक्ष को जितवाते हो। बिहार से एक मैसेज देना था, बिहार खुद जीत लिया, बंगाल में पूरी ताकत लगाओगे, अब उसके बाद तमिलनाडु में लगाओगे, उत्तर प्रदेश में लगाओगे, और हेर फेर करोगे। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको सुनिए कि ईवीएम पर उन्होंने जो बोला।
इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अमित शाह ये जवाब क्यों नहीं देते कि जब डंका ही बच रहा है, सब तरफ आरएसएस है, सब तरफ बीजेपी, और इतनी मेहनत करती है, हमेशा गिनवा रहे हैं, जरा सुनिए। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा है। ये क्या समझाते हैं, हम ऐसे मान लेंगे। अब जब इतना अमित शाह गिनवा रहे हैं, तो इस गिनवाने के बाद एक बात तो तय हो जानी चाहिए कि जब सब कुछ प्रधानमंत्री मेहनत करने वाले, गृह मंत्री मेहनत करने वाले, कार्यकर्ता मेहनत करने वाले, पार्टी सबसे बड़ी आपके पास, पैसा सबसे ज्यादा आपके पास, मीडिया सबसे ज्यादा आपके पास, तो बैलेट पेपर से करा लो, सारी शंका खत्म हो जाए। यही सवाल संजय सिंह ने आज राज्यसभा में पूछ दिया। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। गड़बड़ी मेरा समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सर, मेरा टाइम जा रहा है। सर, विषय पर बोलिए। सर, विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं। सर, विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ, प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, अपनी जगह बैठे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई। और ईवीएम के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है जीवीएल नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये ईवीएम, और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब के प्रशंसा करते हुए और ईवीएम पे सवाल होते हुए, अब इस पे भी समस्या है, इस पे भी, तो उस पे पूरा ईवीएम के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। अब संजय सिंह के पूरे भाषण की चर्चा फिर से हो रही है। बिहार चुनाव में धांधली, उत्तर प्रदेश चुनाव में धांधली, और उसके बाद दिल्ली चुनाव में धांधली। उसके सबूत जैसे ही पिछली बार अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाना शुरू किया, सारे लोग हंगामा करने लगे। वही काम आज जब संजय सिंह ने करना शुरू किया कि भाई ये तो गलतियां हैं, ये धांधलियां हैं, इन पर चर्चा नहीं करेंगे तो चुनाव सुधार कैसे होगा। तो जैसे ही इस पर चर्चा होती है, पूरे सदन में भाजपा और सभापति चेयर पर बैठे लोग तुरंत ये कहते हैं कि मामला सब जुडिस है, फिर चर्चा किस पर करोगे। संजय सिंह के भाषण का वो हिस्सा सुनिए जो आज सबसे ज्यादा वायरल है, सबूत के साथ जो बातें फिर कही जा रही हैं। कल तो गृह मंत्री अमित शाह ने इनका जवाब नहीं दिया। इन बातों को सुन करके क्या राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका जवाब देंगे क्या? प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं।
तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि देश में जितना कुछ बुरा है सब नेहरू के चलते है, सब गांधी के चलते हैं, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के चलते हैं, और बाकी जो बुरा है सब विपक्ष के चलते। क्या यह देश अपने लोकतांत्रिक इतिहास में इतनी बड़ी गाली सुन सकता है कि जितना विपक्ष जीतता था वो घुसपैठिया के वोट से जीतता था? और घुसपैठिया कैसे आता था? प्रधानमंत्री का भाषण सुन लो। आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री की इस भाषण को सुनने के बाद घुसपैठिए पर क्या अमित शाह का जवाब बदलेगा, या तब इन लोगों को पता ही नहीं था कि सीमाएं भारत की कैसी हैं? ठीक वैसे ही जैसे काला धन आया या नहीं आया पता ही नहीं। 100 दिन में काला धन आना था, गायब, क्योंकि अब देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, वंदे मातरम, काला धन नहीं आया। नोटबंदी से काला धन नहीं आया, नोटबंदी से भ्रष्टाचार नहीं रुका, उसके बाद जीएसटी से सुधार नहीं हुआ, बदल दिया आपने नियम। 2000 का नोट ले आए, वापस लेना पड़ा। 15 लाख हर अकाउंट में आए, क्यों बोला था? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्यों बोला था? क्योंकि तब पता नहीं था कि ये सब देना होता है। सरकार में आए तो उन्हें पता चल गया कि बिना कुछ जनता को दिए मूर्ख बना करके भी हुकूमत की जा सकती है, और सीना ताक करके संसद में ललकार करके आरएसएस के विचार का भारत बनाया जा सकता है। इंतजार करिए कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति और उसके बाद तिरंगा को हटाकर भगवा हिंद करने वाला झंडा आपके सामने आ जाए, क्योंकि बाकी सब गलती जो बुरा है नेहरू का है, और बाकी बुरा विपक्ष का है। आपके लिए सब अच्छा हो रहा है। आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण पर? नीचे टिप्पणी अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना पाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत देंगे। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। आप हैं तो हम भी ललकार कर बोल रहे हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।